हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं एक और कहानी, बदमाश बहन की कहानी। सुंदर नगरी नाम के एक छोटे से गांव में धनीराम अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। धनीराम अपनी दोनों बेटी उषा और पीकू से भी ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी सोना से करता था। धनीराम, अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। धनीराम की आवाज़ सुनकर उषा और पीकू बाहर आंगन में आती हैं। उषा, अरे वाह पिताजी, आप आ गए, दिखाइए तो जरा आप मेरे लिए मेले से क्या लेकर आए हैं। धनीराम कहता है, यह देखो उषा बेटी, तुम्हारे लिए मैं यह झुमके लेकर आया हूँ। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना, देखो देखो। उषा कहती है, अरे यह झुमके तो बहुत सुंदर हैं पिताजी, मुझे यह झुमके बहुत पसंद आए, धन्यवाद पिताजी। पीकू कहती है, अरे पिताजी आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, जल्दी से दिखाइए ना, मुझे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, दिखाइए ना पिताजी। धनीराम कहता है, अरे हाँ हाँ पिंकू बेटा, यह देखो तुम्हारे लिए यह पायल लेकर आया हूँ। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है ना। पीकू कहती है, आप मेरे लिए पायल लेकर आए हैं, पायल बहुत सुंदर है पिताजी, लेकिन मुझे तो यह हार पसंद है, क्या मैं इसे ले लूं पिताजी। धनीराम कहता है, यह हार तो मैं सोना बिटिया के लिए लाया हूँ, उस पर यह खूब जचेगा। यह सब सुनकर पीकू गुस्से से लाल हो जाती है। तभी सोना अपने कमरे से बाहर आती है। सोना कहती है, अरे पिताजी आप आ गए, मेरे प्यारे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने आने में। धनीराम कहता है, अरे मेरी सोना बिटिया, देखो मैं तुम्हारे लिए मेले से क्या लेकर आया हूँ। यह देखो, यह हार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम पर यह हार बहुत सुंदर लगेगा। सोना हार देखकर बहुत खुश हो जाती है। सोना कहती है, अरे यह सच में बहुत ही सुंदर है, यह मैं अपनी सहेली पिंकी के जन्मदिन में पहनकर जाऊंगी। आप भी चलेंगे ना पिताजी पिंकी के जन्मदिन पर। धनीराम कहता है, नहीं नहीं सोना बिटिया, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम अपनी दोनों बहनों के साथ वहाँ चले जाना। इसके बाद सोना वो हार लेकर अपने कमरे में चली जाती है और धनीराम भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ खड़ी उषा और पीकू यह बातें सुन रही होती हैं। पीकू उषा से कहती है, देख उषा दीदी, उस चालाक सोना ने कैसे पिताजी से सबसे सुंदर हार अपने लिए ले लिया, वह सोना और सुंदर हार पहनकर हमें रोज जलाएगी। उषा कहती है, हाँ सही कह रही हो तुम, इस सोना ने तो पता नहीं पिताजी पर कौन सा जादू किया है, पिताजी हम दोनों से ज्यादा इस सोना से ही प्यार करते हैं। पिंकू कहती है अपना सिर हिलाते हुए, हाँ कहती है। उसके बाद दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह सोना बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनती है और वह हार भी जो सोना के गले की शोभा बढ़ा रहा था और जिसे देखकर उसकी दोनों बहनें उससे चिढ़ रही थी। इसके बाद तीनों बहनें रिंकी के घर जाने लगती हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद उषा, मुझे लगता है इस जंगल के रास्ते से चलने पर हम पिंकी के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। पीकू कहती है, ठीक है तो फिर हम जंगल के रास्ते से ही चलते हैं। सोना कहती है, लेकिन यह जंगल तो काफी डरावना है, वहां से जाना क्या सही होगा, गांव के लोग इस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उषा कहती है, देखो जंगल कोई डरावना नहीं है, गांव के लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें अपने दोस्त के जन्मदिन पर जल्दी जाना है कि नहीं, चुपचाप चलो। उषा की फटकार भरी बातें सुनकर सोना चुपचाप जाती है और उषा पिंकू के साथ जंगल में चलने लगती है। उषा कहती है, अरे मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं पास ही नदी में से पानी पीकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं खड़े रहना। उषा पानी पीने के लिए चली जाती है। काफी देर होने पर भी उषा वापस नहीं लौटती। पिंकू, अरे यह उषा दीदी कहाँ रह गई, तुम यहीं रुकना, मैं उन्हें देख कर आती हूँ, कहीं जाना मत, एक ही जगह रुक कर रहना, ठीक है क्या समझी। सोना कहती है, लेकिन दीदी मुझे इस जंगल में तो पहले से ही काफी डर लग रहा है,
आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। पिंकू कहती है, मैं उषा दीदी को देखने जा रही हूँ, पता नहीं वह कहाँ रह गई। अगर पिताजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे, तुम चुपचाप यहीं खड़े रहना, मैं उषा दीदी को लेकर अभी आती हूँ। यह बोलकर पिंकू वहां से चली जाती है। बेचारी सोना जंगल में खड़ी बहुत डर रही होती है। सोना को जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन दोनों बहनें वापस नहीं लौटती। जब रात तक उसकी बहनें नहीं आती तो सोना रोने लगती है। तभी सोना को जंगल में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद सोना देखती है कि बहुत डरावनी बुढ़िया, जिसकी आंखें लाल होती हैं, जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है, वह सोना की तरफ काफ़ी तेजी से आ रही होती है। बुढ़िया कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज कितने दिन बाद मैं इंसानों का मांस खाऊंगी, हा हा हा। यह सुनकर सोना डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो डरावनी बुढ़िया उसके पीछे पीछे भागने लगती है। सोना भाग ही रही होती है कि तभी उसे जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने पर एक चमकता हुआ दरवाजा नजर आता है, जिसके चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। सोना उस चमकते हुए दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल होते हैं और अलग अलग तरह के जानवर भी। बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर पेड़ होते हैं और उन सब के नीचे एक बहुत बड़ा और विशाल चमकता पेड़ होता है, जिसके ऊपर वह बहुत सुंदर तितलियां बैठी हुई थी। उस पर रंग बिरंगे फल भी लग रहे रहते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। उस विशाल पेड़ के सामने बहुत सुंदर नदी भी होती है। सोना यह सब देखकर हैरान रह जाती है। सोना कहती है, अरे यह मैं कहाँ आ गई, इतना सुंदर जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सोना नदी के किनारे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सोना को प्यास लगती है। जैसे ही वह उस नदी से पानी पीती है, तभी उसे एक आवाज आती है। आवाज, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है। सोना यह आवाज सुनकर चौंक जाती है। एक बार फिर आवाज आती है, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है सोना। सोना कहती है, कौन हो, कौन मुझे पुकार रहा है, सामने आओ जरा। जादुई पेड़, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ सोना, मेरा नाम जादुई पेड़ है। कोई यहाँ नहीं आ सकता, सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसका हृदय साफ और कोमल होता है। सोना विशाल पेड़ की तरफ देखते हुए, ओ तो यह तुम हो, क्या तुम जादुई पेड़ हो? तुम बहुत ही सुंदर और विशाल हो, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? विशाल पेड़, मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ। जादुई पेड़, मुझे सब पता है, तुम्हारी बहनें तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चली गई थी। सोना कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई बात हुई होगी। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वे ऐसा नहीं कर सकती। और सोना रोने लगती है। जादुई पेड़ कहता है, चुप हो जाओ सोना, तुम यहाँ सुरक्षित हो। सोना कहती है, हे सुंदर पेड़, क्या मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी? जादुई पेड़ कहता है, नहीं सोना, तुम अपने घर जरूर जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। जब कोई भला इंसान मेरी इस नदी का पानी पिएगा तो वही तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा पाएगा। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा और जब तक वह नहीं आता तुम्हें इस जंगल में रहना होगा। कुछ देर बाद जादुई पेड़ कहता है, मुझे भूख लगी है। जादुई पेड़, सोना कहती है, तुम मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो और आंख बंद करके जो तुम मांगोगी वही सब तुम्हारे सामने होगा। सोना कहती है, उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और आंख बंद करके अपनी इच्छा रखती है। तभी उसके सामने अनेकों तरह तरह के मजेदार पकवान आ जाते हैं। तब भी सोना को भूख लगती है। सोना ऐसा ही करती। ऐसे ही जंगल में सोना को बहुत दिन बीत जाते हैं। सोना रोज किसी के आने का इंतजार करने लगी कि अब कोई आएगा और उसे घर लेकर के जाएगा। एक दिन सोना उस विशाल पेड़ की छाया में बैठी थी कि तभी एक अचानक फूल आकर सोना के पास सिर के पास गिरा। जब सोना उस फूल को अपने हाथ में लेती है तो उसमें से 2 तितलियां निकलती हैं। सोना उन तितलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह तितलियां उड़ने लगती हैं। सोना भी उनके पीछे भागने लगती है। सोना तितलियों के पीछे भाग रही होती है कि तभी उसे एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बूढ़ा आदमी कहता है, अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई तो मुझे पानी पिलाओ। सोना पास जाकर देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वह दिखने में काफ़ी डरावना था, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। सोना उसके पास जाती है। सोना कहती है, कौन हो आप और आप रो क्यों रहे हो? बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे
जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ सुंदर लड़की। सोना कहती है, लेकिन आप हैं कौन? इस जंगल में कैसे आए? बूढ़ा आदमी, मैं विशालगढ़ का राजा अमर सिंह हूँ। मैं यहाँ एक बार शिकार करने के लिए आया था। मैंने यहाँ इस जंगल में एक भालू देखा था और उसे अपने तीर से घायल कर दिया था, लेकिन वह कोई साधारण भालू नहीं था, बल्कि एक तपस्वी था जो भेष बदलकर तपस्या कर रहा था। उसने मुझे श्राप दिया और मैं सुंदर राजकुमार से एक बुरी शक्ल का बुढ़ा इंसान बन गया। तभी से मैं इस जंगल में कैद हूँ। मैं कई सालों से बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे से उठ नहीं सकता। ना जाने मुझे कब इस हाल से मुक्ति मिलेगी। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? सोना कहती है, हाँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। सोना वापस उस जादुई पेड़ के पास जाती है और उससे पेड़ की टहनियों से पत्ता तोड़ लेती है। विशाल पेड़ के चौड़े पत्ते में पानी भरती है और उस बूढ़े आदमी के पास जाती है। सोना कहती है, यह लो पानी। बूढ़ा आदमी जैसे ही उस पानी को पीता है, अचानक से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार, अरे मैं तो पहले जैसा जवान और आकर्षक हो गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर लड़की। तभी उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है, जादुई पेड़, राजकुमार अमर सिंह, तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। सोना एक साफ दिल की लड़की है, जिसके हाथ से पानी पीकर तुम दोबारा से अपने असली रूप में आ गए हो। अब तुम इस सोना को इस जंगल से बाहर लेकर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की सज़ा तुम्हें अब मिल चुकी है और तुम्हारा दिल भी सोना की तरह साफ हो चुका है। राजकुमार कहता है, जादुई पेड़, क्या अब हम इस जंगल से बाहर जा सकते हैं? लेकिन कैसे? जादुई पेड़, मेरे सामने वाली नदी के जरिए तुम इस जंगल से बाहर चले जाओ। उस पार जाते ही तुम अपनी दुनिया में चले जाओगे। तभी पेड़ की शक्तियों से अचानक से उस नदी में एक सुंदर नाव आती है। जादुई पेड़, यह नाव तुम्हें उस पार पहुंचा देगी मेरे बच्चों। सोना कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। जादुई पेड़ कहता है, मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो सोना और अपने साथ ले जाओ। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा सोना, लेकिन कभी भी किसी को मेरे बारे में मत बताना। मैं एक रहस्यमय पेड़ हूँ। मेरी इस जादुई नगरी के बारे में बाहरी दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए। सोना कहती है, ठीक है रहस्यमय पेड़, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी और ना ही तुम्हारी इस नगरी के बारे में। जादुई पेड़ अपनी उदास भरी नज़रों से दोनों को विदा करता है। उसके बाद वे दोनों नाव में बैठते हैं और वापस अपने गांव में आ जाते हैं। वो राजकुमार सोना को उसके घर छोड़ने जाता है। धनीराम अपने घर में उदास बैठा रहता है। धनीराम सोना को देखकर, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई, कहाँ चली गई थी? जंगल में अपनी बहनों को छोड़कर मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। सोना को देखकर उसकी बहन हैरान रह जाती हैं। पिंकू, अरे उषा दीदी, यह वापस कैसे आ गई? अब यह पिताजी को सब सच सच बता देगी और पिताजी तो हमें घर से ही निकाल देंगे। सोना कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं डर के मारे जंगल से आगे निकल गई थी। इसमें उषा और पिंकू दीदी की कोई गलती नहीं है। मैं जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जंगल में से मुझे इस राजकुमार ने ही बाहर निकाला और मुझे लेकर यहाँ आ गए। यह सब बातें पिंकू और उषा अपने कानों से सुन रही थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था कि उषा और पिंकू सोना के पास आती हैं। उषा कहती है, मुझे माफ़ कर दो प्यारी बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम सच में दिल की बहुत साफ और अच्छी हो, हमें माफ़ कर दो। सोना कहती है, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद तीनों बहनें गले मिलती हैं। धनीराम कहता है, हे राजकुमार, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी को जंगल से निकाल लाए हो। तुम्हारी वजह से ही सोना हमें दोबारा मिल पाई है। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम हमेशा के लिए सोना की रक्षा करोगे? तुम मेरी बेटी सोना से विवाह करोगे? राजकुमार कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं सोना से ही विवाह करूँगा। सोना बहुत ही साफ दिल और अच्छी लड़की है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर सोना मेरी पत्नी बनेगी। इसके बाद बड़े धूमधाम से सोना और उस राजकुमार की शादी की जाती है और सोना हंसी खुशी राजकुमार के साथ उसके महल में रहने लगती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।